जय हिंद साथियों, आज तारीख है 21 जनवरी 2024, दिन है रविवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ठाक ही होंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं। नाटो का बहुत बड़ा जो है अब तक शीत युद्ध के बाद अब तक माना जाता है कि सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं नाटो। ठीक है, अभी जनवरी से ही आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना, अब मई तक चलेगा। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास माना जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यूरोप को अपना सीमा क्या करना है, सेफ करना है। चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व कल्याण और स्त्री पुरुष समानता के लिए वैश्विक गठबंधन की घोषणा कहां पे किया गया है? ठीक है, ये जो है अभी आपको बताते हैं इसके बारे में हम। उसके बाद क्या है, 19 जनवरी को किस राज्य में कोक बोराक भाषा दिवस का आयोजन किया गया? ठीक है, कोक बोराक भाषा जैसे त्रिपुरी भाषा है ना, उसी को कहा जाता है। अभी इसके बारे में आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बिहार के बाद जातीय जनगणना करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? ठीक है ना, स्टार्ट है आपका जातीय जनगणना, है ना। चलते हैं। उसके बाद बोलता है एसएसबी के 60वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कहां किया गया है? साथ में ही एसएसबी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन होगा। किस संस्था ने लोकेशन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म संजय को विकसित किया है? ठीक है, तो एक आपका सड़क सुरक्षा के लिए ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन माना जाता है और इसको अभी विकसित किया गया है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, सिलिम मिशन की सफल लैंडिंग के साथ चंद्रमा के सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश कौन बन गया है? इसके साथ साथ अभी आपको हम चाइना वाला भी बताएंगे। ठीक है, चाइना और पाकिस्तान मिलकर के एक आपका मून मिशन करने जा रहा है पहली बार, ठीक है ना। दोस्त दोस्त का जो है हाथ थामे हुआ है, ठीक है ना, तो इसके बारे में भी बात होगा। थोड़ा चर्चा में आ गया है क्योंकि ये जो मिशन किया है ना जापान का, ठीक है ना, इस मिशन के बारे में हम पहले बता चुके थे आप लोग को, ठीक है ना। तो ये मिशन जो आपका पहुंचा है कल, तो अभी खबर निकल के आ रहा है कि इसका जो सोलर है ना, जो एनर्जी जनरेट करेगा, ठीक है ना, वो हो गया गड़बड़। जो काम के लिए गया शायद वो काम हो नहीं पाएगा। चाइना मीडिया की तरफ से खूब खिंचाई हो रहा है, अब देखिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चले आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये स्ट्रीट फास्ट बिल्कुल भी हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि नाटो का है और नाटो का युद्ध अभ्यास हम लोग को जानना चाहिए, पूछ लेता है। तो स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर क्या है? स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 नामक युद्ध अभ्यास किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये नाटो के द्वारा किया जाता है। नाटो को थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे में चलते हैं इस किसके बारे में, इस अभ्यास के बारे में कि ये इतना बड़ा अभ्यास क्यों करने जा रहा है, हम लोग के लिए इंपोर्टेंट क्यों है। देखिए, कोई भी चीज इंपोर्टेंट क्यों है ये जान लीजिएगा ना, तो चीजें याद आराम से रहता है, ठीक है। तो देखिए पहले नाटो को जान लेते हैं। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका स्थापना आपका अप्रैल के समय में हुआ था, ठीक है, अप्रैल कहिएगा, अप्रैल 1949 में हुआ था, 1949 में हुआ था। क्यों हुआ था भाई? देखिए क्यों होने का कारण क्या है। उस टाइम जो है ना सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हो गया था। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो है ना पूरा दुनिया जो है दो ताकत में बट गया, एगो पूंजीवादी ताकत, ठीक है, एगो पूंजीवादी ताकत, एगो साम्यवादी ताकत, ठीक है। तो जो पूंजीवादी ताकत के समर्थन लोग थे, ठीक है, तो ये साम्यवादी ताकत को फैलने नहीं देना चाह रहा था। इसका लीड कर रहा था रसिया और इसका लीड कर रहा था अमेरिका, ठीक है। तो इसी साम्यवादी विचारधारा को रोकने के लिए यूरोप और अमेरिका कनाडा के द्वारा एक संगठन का स्थापना किया गया, एक संगठन बनाया गया जिसको हम लोग नाटो कहते हैं। मेरी बात को समझ गए? पूंजीवादी कौन लोग हैं भाई? तो पूंजीवादी ऐसे लोग हैं जो पूंजी मतलब क्या बोलते हैं, जो पूंजी की बात करता है। मतलब साम्यवादी ये अमीर की बात करता है, ये गरीब की बात करता है, बस इतना समझ जाइए। इसमें जो भी शासन होगा, मतलब लोग का प्रभुत्व होगा, पूंजीपति के लोग के पास होगा। इसमें क्या बोलता है, गरीब मजदूर किसान के पास सब कुछ होगा, ठीक है, यही ताकत। तो इसमें क्या है ना, यूएसएसआर पहले हुआ करता था, ठीक है। पूरा आपको थोड़ा सा मैप दिखा देते हैं, फिर हम लोग को बोलने में ज्यादा मजा आएगा, है ना। चीजों को समझ जाइएगा क्योंकि नाटो से अक्सर क्वेश्चन हम लोग को पूछ लिया जाता है। जब नाटो से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसको बिल्कुल भी हम लोग जान लेंगे। पहले जो है ना यूएसएसआर जो है 1991 से पहले, ये आपका फिनलैंड है ना, ये फिनलैंड, ये आपका लटविया, लुथवानिया, ठीक है, ये सारा चीज होकर के ऐसे करके पूरा ये आपका क्या, ये आपका साम्यवादी विचारधारा था, ऐसे करके चाइना तक ऐसे करके, और ये है यूरोप। तो यही ताकत जो है इसको इन लोग को रोकना था। तो इसी को लेकर के ये लोग एक अपना संगठन बनाया और सोचा कि रसिया जो है, क्योंकि शीत युद्ध इसे यही लोग के बीच, यही दोनों विचारधारा के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ। इधर का सुपर पावर था रूस, उधर का सुपर पावर था अमेरिका। तो इसी को रोकने के लिए जो शुरू हुआ वो था नाटो। समझ गए? नाटो का स्थापना कब हुआ है? अप्रैल 1949 में। ये बात बिल्कुल भी समझ लेना। पूंजीवादी और साम्यवादी, इसको आपको एकदम बिल्कुल भी जानते चलिएगा। कहीं ना कहीं अभी भी इसी चीज का लड़ाई है, क्योंकि अमेरिका पूंजीपतियों का यानी पूंजीवादी देशों का ये क्या है, सपोर्टर है, और ये कहीं नहीं चाहता है कि साम्यवादी विचारधारा फैले। आपको चाइना में दिखेगा, वियतनाम युद्ध में भी वही दिखेगा। यूएसएसआर जो है 1991 में अलग हुआ, यही कहानी दिखेगा। और आपको बताया था ना, एस जयशंकर जी अभी आपका गया हुआ है कहाँ पे,
क्या बोलते हैं नाम का जो है नाम नॉन अलायंस है ना, नॉन अलायंस मूवमेंट का जो है आपका 19वां बैठक हो रहा है। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है युगांडा में, इसके बारे में हम पहले बता चुके सारा चीज, तो अभी फिर बता दे रहे हैं। एस जयशंकर जी गए तो वहीं से निकल के आया था नाम, क्यों आया था कि ये दोनों के बीच में संतुलन बैठाने के लिए। जो भी देश इस संगठन में आया वो देश कौन से देश हो गए कि ऐसे देश जो ना पूंजीपति के साथ है ना साम्यवादी विचारधारा के साथ है। इसका एक अलग ही एक गुट बना जिसका नाम दिया गया 1961 में बना था। तो इसी का अभी 19वां शिखर सम्मेलन में कौन गए हुए हैं, तो हम लोग के विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हुए हैं। युगांडा के कंपाला में हो रहा है आयोजन। ठीक है, इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल बताए थे आज से 4-5 दिन पहले वाला वीडियो में। देखिएगा कि कैसे नाम बना आपका जो है इंडोनेशिया में एक 1955 में जो है आपका एक सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में जो है नाम का प्रस्तावित किया गया था नासिर जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, टीटो के द्वारा, है ना। तो सारा चीज बताए थे। तो इधर हम लोग के लिए नाम आ गया अमेरिका वाला, यूरोप वाले के लिए पूंजीवादी देश आ गए, और यूएसएसआर के लिए सब साम्यवादी, चाइना के लिए साम्यवादी आ गया। ठीक है, तो इस साम्यवादी को रोकने के लिए नाटो आया। नाटो का स्थापना कब हुआ 1949 में। ठीक है, 1949 अप्रैल के महीना में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बेल्जियम में है ना। बेल्जियम देखते होइएगा, यूरोप का देश है, उसी के बेल्जियम का राजधानी है कहाँ पे है भैया, बेल्जियम का राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है, तो ये ब्रुसेल्स इसका क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। ठीक है ना, ब्रुसेल्स इसका क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, और इसका जो है क्या बोलते हैं उसको, महासचिव स्टोलटेनबर्ग है, जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें जो है ना समय समय के साथ क्या होता है कि इसमें देश की संख्या बढ़ता जाता है। ठीक है, तो बहुत जितने भी यूरोप के देश हैं जहाँ पे रशिया का प्रभुत्व है, ठीक है, जहाँ पे रशिया अपना विचारधारा फैलाया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे रशिया अपना कॉलोनी बनाना चाहता है, तो वो सारे देश को खतरा रहता है कि रूस कहीं पे हम पे अटैक ना कर दे। तो ऐसे देश क्या करते हैं, इस नाटो का सदस्य बनते हैं। तो टोटल अभी इसमें देश की संख्या कितना है, तो 31 देश है। ठीक है, और 31वां देश कौन बना था, तो फिनलैंड बना था। ठीक है, फिनलैंड, लटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये जो है ना 1991 से पहले यूएसएसआर का ही क्या था, भाग था। ठीक है, और ये लोग को डर रहता है कि कहीं हम लोग को फिर से पुतिन जी हड़प न ले। तो ये आपको ये कलर से जो आपको दिखा हुआ है, ये पूरा आपका यूरोपियन देश है। ठीक है, तो ये छोटा यहाँ पे फिनलैंड है। ठीक है, और ये आपका है स्वीडन लगातार नाटो के सदस्य बनने का मांग कर रहा है, मगर इसको नाटो का सदस्यता मिल नहीं रहा है। ठीक है, क्यों नहीं मिल रहा है, तुर्की टांग अड़ा रहा है, इधर ऑस्ट्रिया टांग अड़ा रहा है, इसी की वजह से इसको मिल नहीं रहा है। मगर इस जो युद्ध अभ्यास होने जा रहा है इसमें नाटो भी ये आपका स्वीडन भी भाग ले रहा है। तो ये वाला जो देश है यहाँ पे फिनलैंड है, उसके बाद एस्टोनिया है, इस यहाँ पे लटविया है, यहाँ पे लिथुआनिया है। ठीक है, ये सारा देश यूएसएसआर का ही भाग था उस जमाने में 1991 से पहले। 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर विघटित हुआ था। एकदम बात को आराम से सब समझते चलिएगा, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जितना भी सारा चीज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा देख रहे हैं ना आप, पोलैंड के बीच और लिथुआनिया के बीच एक छोटा सा जगह है, यहाँ पे आपको दिखेगा सेम कलर का यहाँ पे रंगा हुआ है। देखिए आपको एकदम आराम से दिखेगा। इसको जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में ये जो युद्ध अभ्यास हो रहा है इसी का पृष्ठभूमि बता रही है क्यों हो रहा है। आने वाले समय में यही कुछ होने वाला है। ये रशिया है। ठीक है, पुतिन जी जहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो रशिया का एक छोटा सा भाग पड़ता है यहाँ पे, जिसको हम लोग कालिनिनग्राद कहते हैं। क्या कहते हैं, कालिनिनग्राद कहते हैं। इस जगह को बिल्कुल भी याद रखेगा। ठीक है, कालिनिनग्राद, इसका नाम क्या है, कालिनिनग्राद। ठीक है, कालिनिनग्राद है ये कालिनिनग्राद है, जो आपका पोलैंड, इधर पोलैंड है और यहाँ पे आपका लिथुआनिया है। ठीक है, और इसी कोनवा में थोड़ा सा है, तो रशिया का भूभाग है, तो रशिया यहाँ पे ऐबे करेगा। और ये आपका बाल्टिक सागर है। तो यहाँ पे बाल्टिक सागर में आवाजाही करने के चक्कर में ये जो है स्वीडन के साथ रशिया का बनता नहीं है। अभी स्वीडन का जो प्रधानमंत्री है वो ऐलान भी किया है कि हम लोग के साथ कभी भी रशिया जो है हम लोग पे अटैक कर सकता है। तो बहुत ही लोग सतर्कता बरत रहा है, और इसी वजह से ये नाटो का सदस्य बनने के लिए परेशान है। नाटो का सदस्य बनने से फायदा ये है, नाटो जितने भी नाटो देश सदस्य देश है, उस देश में से किसी एक देश पर अगर आक्रमण हो जाएगा तो पूरा देश पर, मतलब पूरे ग्रुप पे आक्रमण समझा जाएगा, और सारा ग्रुप मिलकर के उस पर क्या करेगा, उसका साथ देगा। समझ गए बात। इसी वजह से यहाँ पे जितने भी यूरोप के जितने भी और अमेरिका कनाडा के जितने भी देश है, यहाँ पे ये सारे देश मिलकर के सोच रहा है कि जो रशिया जो सुपर पावर है ये हम लोग पर अटैक ना करे। इससे जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, जो सीमा है, ये सीमा को क्या करना चाहता है, लोग सुरक्षित करना है। इसी वजह से यहाँ पे जितने भी सारे छोटे छोटे देश है, सब कोई इसका सदस्य बनना चाहता है। फाइनली सब कुछ सदस्य बन गया। आपका एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया भी बन गया है। फिनलैंड भी आपका पिछले बार ही बना है 2023 में। ठीक है, और ये आपका स्वीडन नहीं बना था, तो स्वीडन भी आप जब ये युद्ध अभ्यास में भाग ले रहा है तो ये भी अपने आप बन जाएगा। तो ये आपका स्वीडन निकल के आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये याद रखेगा, ये है बाल्टिक सागर। यही बाल्टिक सागर से खेल है, क्योंकि यहाँ से ये रूस आता है कहाँ पे, अपना कालिनिनग्राद में। और कालिनिनग्राद कहाँ पे है, तो ये पोलैंड है, इधर लिथुआनिया। अगर आपको पूछेगा कि रशिया का सीमा पोलैंड के साथ लगता है तो क्या कहिएगा, बोलिएगा कि हाँ लगता है।
ये वाला आप नहीं देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा बहुत बार क्वेश्चन पूछा घुमाने के लिए, ठीक है। बाल्टिक सागर से भी इसका सीमा लगता है, यहाँ पे आपका ये इधर से तो लगता ही है, लिथुआनिया से लगता ही है, ऊपर से पोलैंड के साथ लगता है, मगर इधर से देखिएगा तो पोलैंड के साथ नहीं लगेगा, मगर यहाँ से इसका पोलैंड के साथ सीमा साझा करता है। कौन? रसिया, ठीक है। तो ये यूरोप का जितना भी देश यहाँ पे जो आपका नाटो का सदस्य देश है, जिसका भी सीमा किसके साथ? रसिया के साथ लगता है। तो यही बॉर्डर को सेफ करने के लिए ये लोग जो एक युद्ध अभ्यास कर रहा है, 1988 में इस तरह का एक आपका युद्ध अभ्यास किया गया था, और 1988 किसका? शीत युद्ध के दौरान हुआ था। ये शीत युद्ध कहने का मतलब क्या है? 1945 के बाद 1945 से लेके 1991 तक जो युद्ध चला, मन में युद्ध चला, ठीक है, विचारधारा के बीच, साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा। तो ऐसे युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। और 1991 में जब यूएसएसआर विघटित हो गया, उसके बाद शीत युद्ध खत्म माना जाता है, ठीक है। तो 1988 में एक यहाँ पे बहुत बड़ा ये लोग युद्ध अभ्यास किया था, ठीक है। उसके बाद फिर नहीं किया था। उस टाइम ना 1 लाख सेना इसमें भाग लिया था। इस बार जब कितना ले रहा है? इस बार 90,000 सेना भाग ले रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि यहाँ पे जितने भी देश का सीमा यूरोप के साथ लग, इसके रसिया के साथ लग रहा है, तो वहां पे क्या करना है? पूरा जबरदस्त युद्ध अभ्यास करना है कि किसी तरह का अगर कोई ऐसा कोई बात हो जाता है आगे के समय में, क्योंकि ये जो रसिया है, रसिया का नीति कुछ अच्छा इन लोग को लग नहीं रहा है आगे में युद्ध को रोकने के लिए, या अगर कोई ऐसी विपत्ति परिस्थिति हो जाता है तो इन सब चीजों से बचा जाए, इसी को लेकर के ये लोग बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है। अब तक का बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास है। 1988 के बाद इतना बड़ा युद्ध अभ्यास नहीं हुआ था, क्योंकि 2018 में भी हुआ था, बट इतना बड़ा नहीं हुआ था। तो मेरे हिसाब से समझ गए, क्या समझे? नाटो में टोटल कितना देश? नाटो का तो समझ ही गए हैं। नाटो का मतलब क्या हो गया? तो नाटो याद रखिएगा, नाटो का स्थापना 1949 में नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना तो बता ही दी है। टोटल 31 देश है। 31वां देश कौन बना है? तो फिनलैंड बना है। स्वीडन इसमें बनना चाह रहा है, वो बन जाएगा तो 32 अब ऐसे ही अपने आप हो जाएगा, मगर अभी हुआ नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ये युद्ध अभ्यास में ये भाग ले रहा है क्योंकि इसको डर है, इसके घर में घुस करके मारने वाला है इसको, ठीक है, एकदम पागल है। क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये जो बाल्टिक सागर है, ठीक है, इससे आवाज आई, इधर तक खुदकता है, तो पुतिन जी बोले हैं कि छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का युद्ध में बहुत कुछ हो गया है, ठीक है। इसमें जो है ना, सारे यूरोप के इधर बगल में जितने भी देश है ना, सब कुछ डर लगा हुआ है कि कब क्या हो जाए। 2 साल तक युद्ध कर रहा है भैया, 2022 में शुरू हुआ था, 2024 चल रहा है, अब तक नहीं रुका। आप सोचिए कितना शक्तिशाली है ये, इसके पास कितना क्या है। यूक्रेन को पूरा दुनिया सपोर्ट कर रहा है, ये पूरा यूरोप सपोर्ट कर रहा है, सारा देश ये अकेले, समझ रहे हैं कि किसको कब क्या कर देगा, सबको अपना डर लगा हुआ है। तो इसी से बचने के लिए ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। समझ गए बात? देखिए थोड़ा सा समझ के पढ़िएगा, एक लाइनर हम जल्दी जल्दी लेके चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ से आपका जितना भी अंतरराष्ट्रीय जो भी चीजें होता है, सारा चीज आपका क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2000 नामक जो है 2024 नामक युद्ध अभ्यास कौन कर रहा है? नाटो कर रहा है, समझ गए हैं। इसका नाम क्या होगा? स्ट्रीट फास्ट होगा। तो इससे पहले 2000 आपको जो बोले हैं 1988 में जो किया गया था, उस युद्ध अभ्यास का नाम याद रखिए, ठीक है। उसका नाम क्या था? तो सैनिक 2000 1988 में जो है वो क्या था? रिफोर्जर नाम था उसका, ठीक है, याद रखिएगा। 1988 में 1 लाख सैनिक उसमें भाग लिया था। इसमें क्या क्या हो रहा है? तो जनवरी 2024 के चौथे सप्ताह में नाटो शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास आयोजित कर रहा है। ये मई तक चलेगा, ठीक है। नाटो गठबंधन के शीर्ष कमांडर कौन है? क्रिस केवेली है। इसके अनुसार क्या कहते हैं, महायुद्ध अभ्यास में 90,000 सैनिक, 50 युद्धपोत, 80 फाइटर जेट और 1100 युद्धवाहक विमान और 133 टैंक शामिल हो रहा है। समझ रहे हैं? इतना सारा चीज इस बार शामिल हो रहा है। 1988 में नाटो रिफोर्जर युद्ध अभ्यास किया था, इसमें 1 लाख सैनिक भाग लिया था। 2018 में ट्राइडेंट जंक्शन, इसको भी याद रखेगा। अगर पूछ देगा कि इनमें से कौन सा नाटो का युद्ध अभ्यास नहीं रहा है, तो रिफोर्जर भी रहा है, ट्राइडेंट जंक्शन भी रहा है, और अभी आपको तो स्ट्रीट फास्ट बता ही रहे हैं, ठीक है। ये सारा नाटो का है। तो ये बहुत बड़ा अभ्यास माना गया था। उसका कौन? रिफोर्जर 1988 में चला था शीत युद्ध के दौरान। फिर 2018 में जो ट्राइडेंट चला था, इसमें ज्यादा लोग भाग नहीं लिए थे, 50,000 ही सैनिक भाग लिया था। इस बार कितना ले रहा है? 90,000, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। नाटो को बिल्कुल भी समझते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि आज नाटो है तभी जाके यूरोप सेफ है, नहीं तो यूरोप के लोग का आदत कुछ अच्छा खासा रहता नहीं है, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। समझ गया ना बात? तो चलिए, यूएसए को तो जानते ही है, नाटो का सदस्य देश है, और ईयू यूरोपियन यूनियन होता है, चाइना को साम्यवादी विचारधारा है, रशिया के साथ ही चलता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सब कुछ हम बता दिए आपको, बिल्कुल भी समझते चलिएगा। विश्व कल्याण और स्त्री पुरुष समानता के लिए वैश्विक गठबंधन की घोषणा कहाँ किया गया? देखिए, विश्व कल्याण और स्त्री पुरुष की समानता के लिए वैश्विक गठबंधन का घोषणा किया गया है। ये हम लोग की स्मृति ईरानी जी हैं, ठीक है, और ये हरदीप सिंह पुरी है। अब बोलिएगा कि ये लोग का नाम क्यों बता रहे हैं? ये सारे लोग गए हुए थे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में क्या चल रहा है भैया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम,
इसके बारे में आपको कई बार हम बता चुके हैं। जैसे जैसे कोई नया क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट बात होता है, हम बताते चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका 54वां बैठक हो रहा था दावोस में, आपको बोल ही चुके हैं, ठीक है। तेलंगाना में चौथा औद्योगिक क्रांति के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर खोलने जा रहा है हैदराबाद में, वो भी बताए थे आपको, रेवंत रेड्डी से बात हुआ है। उसके बाद दूसरी बात क्या है, स्मृति ईरानी लोग, ये हरदीप सिंह पुरी लोग, ये लोग भी सम्मेलन हुए थे और वहां पे जाकर के इसका जो फाउंडर है, इसके जो सीईओ है क्लाउस श्वाब, ठीक है। तो श्वाब का नाम तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, श्वाब है। और बिल गेट्स, एक आपका जो है बिल गेट्स का फाउंडर, उसकी बीवी जो है ना, उसको मिलिंडा गेट्स, ये आपका एक ये एनजीओ के टाइप का है, ठीक है। तो उसी के सहयोग से ये आपका वैश्विक गठबंधन का घोषणा किया गया स्मृति ईरानी के द्वारा। इसमें क्या किया है ना कि जो स्त्री है और पुरुष है उसमें समानता लाने के लिए, ये G20 जब हो रहा था हमारे यहाँ पे 9 से 10 सितंबर को, ठीक है, G20 हुआ था ना, G20 सम्मेलन नई दिल्ली में, तो उसी में जितने भी G20 देश के नेता थे सारे में इस संगठन के बारे में बात हुआ था, बट ये घोषणा नहीं किया गया था। और ये घोषणा जाकर के आपका किया गया कहाँ पे, तो क्या कहिएगा, दावोस में किया गया है। और इसका पूरी समर्थन है किसका, क्लास श्वाब का, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उसके बाद मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, ठीक है। और सारे बहुत सारे संगठन है हम लोग के यहाँ पे, जो उद्योगपति है उसका भी सहयोग है, सहयोग से मिलकर के आपका ये आपका स्त्री पुरुष समानता के लिए वैश्विक गठबंधन का घोषणा किया गया। और इसका संचालित इसको करेगा कौन, CII करेगा इसको, ठीक है, एक संगठन है, इसी के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी समझते चलिएगा। ये लोग सारे लोग कहाँ गए थे, दावोस में गए थे। इस गठबंधन में एक तरह से महिला सशक्तिकरण को दिखाता है कि स्त्री और पुरुष समानता हो जाएगा। कैसे आदमी में भेदभाव होता है, इन सब भेदभाव से आगे निकल के काम करना है। क्योंकि आप जानते हैं ग्लोबल जेंडर गैप जो है रिपोर्ट जो निकालता है, जिसमें हम लोग 127वां रैंक है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालता है। कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो इससे अच्छा बेहतर मंच और कोई नहीं है ये गठबंधन प्रारंभ करने के लिए। तो वैश्विक गठबंधन स्त्री पुरुष समानता के लिए कहां पे घोषणा किया गया है, दावोस में किया। दावोस क्या है, तो क्या कहिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 54वां बैठक हो रहा था। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना 1971 में, इसका मुख्यालय कहां है, जेनेवा में है, ठीक है। तो क्लाउस श्वाब का तो नाम तो बिल्कुल भी याद रखना है आपको। आइए, 19 जनवरी को किस राज्य में कोकबोराक भाषा दिवस आयोजन किया गया है, ठीक है। तो 19 जनवरी का बात है, एक दिन हम लेट हो गए हैं, कल ज्यादा क्वेश्चन हो गया तो इसको छोड़ दिए थे, ठीक है। तो 19 जनवरी को किस राज्य में कोकबोराक भाषा दिवस आयोजन किया गया है, ठीक है। देखिए, कोकबोराक का मतलब भले समझाते हैं, समझ जाइएगा तो फिर कोई लफड़ा ही नहीं है। देखिए, काक मतलब होता है, काक मतलब होता है क्या, काक मतलब होता है भाषा, अब बोराक मतलब होता है लोग, ठीक है, लोग। तो ये लोग, बोराक का मतलब है त्रिपुरी लोग की बात हो रहा है। किसके बात हो रहा है, त्रिपुरा का जो लोग है उसकी बात हो रहा है। तो त्रिपुरी लोग का जो भाषा होगा उसी भाषा को क्या कहते हैं, को बोराक कहते हैं। और इसको हम लोग त्रिपुरी भी भाषा भी कह सकते हैं, क्या कहिएगा, त्रिपुरी भी कह सकते हैं। त्रिपुरी भाषा या काक बोराक भाषा सेम टू सेम है, ठीक है। वहां के त्रिपुरा का जो भाषा है उसी में कहा जाता है, काक मतलब भाषा, बोरोक मतलब लोग, और वहां के जो लोग हैं उसी लोग को बोराक कहा जाता है, ठीक है। तो त्रिपुरी भाषा कहिए या काक बोराक भाषा कहिए, जो आपका कहाँ पे चलता है, ये आपका लगभग असम में, बांग्लादेश के कुछ छोटा सा भाग में, ठीक है, कुछ आपका मेघालय में, ठीक है ना, जो खासी वाला एरिया है, और त्रिपुरा में ये भाषा मुख्यतः आपका बोला जाता है, ठीक है। आपको हम दिखाते हैं, ये मेरे पास है, ठीक है ना, आप इसको देखिए, ये है त्रिपुरा, ठीक है ना। यहाँ पे ये भाषा मनाया जा, ये भाषा बोला जाता है। देखिए, त्रिपुरा का जो अगर भाषा पूछेगा ना तो आप क्या कहिएगा, ये यहाँ पे बंगाली भाषा भी चलता है, ठीक है। बंगाल के अलावा बंगाली भाषा चलने वाला मतलब बोला जाता है आपका त्रिपुरा में भी, ठीक है। ये देखिए, ये बांग्लादेश है और ये आपका मिजोरम है, ये आपका असम है। तो कुछ भाषा यहाँ पे आपका असम में भी बोला जाता है, मिजोरम में और कुछ बोलता है कि कुछ लोग म्यांमार में भी रहते हैं तो वहां पे भी बोला जाता है, और बांग्लादेश में भी बोला जाता है। तो मुख्य रूप से त्रिपुरा में ये जो भाषा बोला जाता है इसी को काक बोराक कहते हैं, ठीक है। काक बोराक कहते हैं या त्रिपुरी भाषा कहिएगा। इसी का समारोह किया जा रहा था आपका त्रिपुरा में, थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है तो थोड़ा सा जानते चलिए, ठीक है। ये किससे किससे अपना सीमा लगाएगा, मिजोरम से लगाएगा, असम से लगाता है, ये बात तो बिल्कुल ही भी याद रखिएगा। और 3 तरफ से अपना सीमा किससे लगाता है, बांग्लादेश से लगाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो क्या कहिएगा, मानिक शाह है, ठीक है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि किससे त्रिपुरा, कौन ऐसा देश है, कौन ऐसा स्टेट है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, तो त्रिपुरा कहिएगा। त्रिपुरा किससे किससे बॉर्डर साझा करेगा, मिजोरम से और असम से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो चलिए, यही होता है कोक बोराक, समझ गया ना। तो काक मतलब होता है भाषा और बोराक मतलब होता है त्रिपुरा के लोग, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग क्या मनाते हैं, काक बोराक भाषा मनाते हैं। तो इस बार ये भाषा का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपको त्रिपुरा में किया गया है। कहाँ कहाँ बोला जाता है, अगर पूछेगा कि त्रिपुरी भाषा कहाँ कहाँ बोला जाता है तो बोलिएगा असम में भी बोलते हैं, बांग्लादेश में भी बोलते हैं। देखिएगा, अभी आप जो है बांग्लादेश और भारत के बीच एक रेल लिंक ये आपका शुरू किया गया था, ठीक है, लगभग 12 किलोमीटर के करीब करीब, क्या बोलते हैं उसको, अगरतला अखोड़ा रेल लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे त्रिपुरा के लोग, बांग्लादेश में भी ऐसे मतलब कल्चर के लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझते चलिएगा, बांग्लादेश में भी बोला जाता है। तो काक बोराक भाषा दिवस कहाँ पे आयोजन किया गया है, त्रिपुरा में किया गया है, समझ गए।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मानिक शाह है, ठीक है ना। चलें आगे चलें। तो त्रिपुरा काकबोड़क भाषा को ही त्रिपुरी भाषा कहिए या काकबोड़क कहिए, बात बराबर चलता है, ठीक है। वहां के ज्यादातर लोगों के द्वारा वही किया जाता है। देखिए ये जो है ना बहुत पुराना इतिहास रहा है ये भाषा का, ठीक है ना। 1969 में ये भाषा आया अपने अस्तित्व में और उसका राजकीय भाषा भी है। काकबोड़क या त्रिपुरी भाषा कोई कहेगा आपको कि त्रिपुरा का राजकीय भाषा क्या है तो क्या कहिएगा? वही है, त्रिपुरी है, जिसको काकबोड़क कहता है, ठीक है। इसी वजह से इंपोर्टेंट है उसका जो आयोजन किया गया। चले, बिहार के बाद जातीय जनगणना करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? देखिए जातीय जनगणना का इतिहास बहुत पुराना रहा है, तो पहले हम लोग जनगणना से ही चलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ये सब आगे बात करेंगे, ठीक है। तो जनगणना क्यों करते हैं भाई? किसी भी देश का किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में लोग कि किस तरह के लोग रहते हैं, कितना क्या जरूरत है, कोई भी अगर जन कल्याणकारी योजना लाएंगे तो कैसे लोग को दिया जाना चाहिए, कौन लोग इसके पात्र है कि नहीं है, इसके लिए जनगणना जरूरी है। तो ये सबसे पहले कहानी शुरू कौन किया भैया? अंग्रेज किया। कब किया था? तो क्या कहिएगा? 1871 में सबसे पहले ये जनगणना किया गया था लॉर्ड मेयो के समय में। नियमित जनगणना कब हुआ? तो क्या कहिएगा? 1881 से नियमित जनगणना हुआ। तो ये बिल्कुल भी दोनों याद रखेगा। ये जनगणना एकदम ये कॉमन जनगणना कर रहे हैं, जातिगत जनगणना पे अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो के समय में 1871 में सबसे पहले जनगणना किया गया, फिर लॉर्ड रिपन के समय 1881 से नियमित जनगणना हो रहा है। जनगणना क्यों किया जाता है बता ही दिए आपको, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं, किस तरह के लोग हैं, उसको क्या क्या चाहिए। अगर कोई भी लोकतांत्रिक सरकार हो, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में मतलब क्या है? लोकतंत्र में सबका भागीदारी हो, उस भागीदारी में जो नीचे तबके के लोग हैं उसको ऊपर उठाना है, तो उसको भाई उसके लिए तो कोई जन कल्याणकारी योजना लाना चाहिए। तो कौन लोग पात्रता है, नहीं पात्रता है, पहले उसका सूची आ जाएगा, जब भी तो कुछ काम किया जाएगा। तो इसी को लेकर के मेन जनगणना करने का उद्देश्य यही है, ठीक है। तो 1871 में किया गया था, 1881 ईस्वी में आपका नियमित हुआ, फिर ये अभी आपका चलता रहता है, हर 10 साल में होता है। लास्ट टाइम 2011 में किया गया था। ये हो गया आपका जो हम लोग ये जनगणना करते हैं। और ये जनगणना क्या है? संघ सूची की का 200 आर्टिकल 246 में आपका जनगणना आता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये संघ सूची का विषय है, जनगणना राज्य सूची का विषय नहीं है। जैसे कल हम आपको शिक्षा बताए थे कि शिक्षा 16 वर्ष के बच्चे से 16 वर्ष उम्र के कम के बच्चे कोचिंग नहीं जा सकेंगे, तो वो क्या है? समवर्ती सूची में है। शिक्षा किसमें है? समवर्ती सूची में है। और 42वें संविधान संशोधन में इसको लाया गया था। समवर्ती सूची का मतलब क्या है? राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है, ठीक है। इसी वजह से देखिए केंद्र कानून बना दिया है, ठीक है ना। तो समवर्ती सूची 42वां संविधान, इसको याद रखिएगा, कल भी शायद बताया था। 42वां संविधान संशोधन से शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। जनगणना कैसे कौन सूची में है? तो क्या कहिएगा? संघ सूची में है। मगर ये आपका जो है जातिगत जनगणना ये कब आया? ये आया आपका 1931 में। अंग्रेज के द्वारा सबसे पहले 1931 में आपका ये जनगणना करवाया गया और वहीं से आपके निकल के आया अनुसूची, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, वहीं से निकल के आया। तो वो पहली बार पब्लिश 1931 में कराया गया, फिर 1941 में हुआ। 1941 का डाटा पब्लिश नहीं किया गया और भारत सरकार हमेशा करती है मगर जातिगत जनगणना का डाटा पब्लिश नहीं करती है, क्योंकि बहुत बार बोला जाता है कि ऊपर नीचे बहुत सारा इन लोग का पॉलिटिकल बात है, ठीक है, नहीं किया जाता है। तो अब कुछ सरकारों के द्वारा कहा जा रहा है कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि कौन जाति का कौन स्टेटस है, कौन आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, कौन सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। जैसा जो जाति का स्टेटस होगा उसको उसी तरह से आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण देंगे तभी तो कोई जाति का मतलब आपका हित होगा। जब तक हित नहीं, मतलब जब तक उस पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो विशेष करके लाभ नहीं मिलेगा, तो वो फिर आगे कैसे आएगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये सारा चीज आपका बिहार सरकार पहली बार किया। कब किया था भैया? ये 7 जनवरी से शुरू किया था बिहार सरकार, 7 जनवरी 2023 में किया, 2 चरण में किया था, ठीक है। और फाइनली ये करने के बाद फिर ये अपना आरक्षण भी लागू कर दिया। आप लोग को पता ही होगा, हम बताए भी थे, ठीक है, कि ओबीसी, ईबीसी, उसके बाद आपका जो है ये सारा चीज के लिए टोटल 75% का कोटा भी ऊपर चला गया है, पता ही है आप लोग को, है ना। तो बढ़ाया है, क्यों बढ़ाया है? कि जैसे जैसे जिस जाति का जैसा प्रतिनिधित्व है उसको वैसा आरक्षण मिला जाएगा, ठीक है। और आपका एक इंद्रसानी एक आपका केस आया था, ठीक है, 1992 में, उसमें कहा गया था कि आरक्षण का सीमा 50% से अधिक नहीं होगा, मगर 50% से अधिक भी होगा। क्यों होगा? कोई आपको साइंटिफिक डाटा देना पड़ेगा। इंद्रसानी केस में भी ये बात कहा गया है कि 50% का सीमा, आरक्षण का सीमा आपका नहीं होगा, ठीक है, उससे अधिक नहीं होने वाला है, मगर 50% से अधिक भी होगा। कब? तब होगा जब साइंटिफिक डाटा दीजिएगा। तो साइंटिफिक डाटा मतलब क्या होगा? कि कोई ऐसा वैध डाटा, कोई ऐसा डाटा जो आपका साइंटिफिक हो, ठीक है। तो वो कहां से निकलेगा? जनगणना ही करके निकलेगा। अब कोई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काटेगा इसको कि भाई आपके पास साइंटिफिक डाटा है, देखिए इतने लोग पिछड़े हैं, ठीक है, इतने लोग का जो है ये स्थिति है, तो यहाँ पे तो आरक्षण बढ़ाना ही पड़ेगा, उस जाति को देना पड़ेगा, उस कम्युनिटी को देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इसी को लेकर के बिहार सरकार अपना जनगणना किया। बिहार सरकार जनगणना करने के बाद इसका सारा चीज है और अपना आरक्षण
बढ़ा करके लागू भी कर दिया है। तो इसी तरह से करने वाले दूसरा देश बन गए हैं, दूसरा स्टेट बन गया है कौन? आंध्र प्रदेश बन गया है। यहाँ पे आपका 19 जनवरी से जनगणना चालू स्टार्ट है, ठीक है, 19 जनवरी से जनगणना स्टार्ट है, 10 दिन तक चलेगा। बोला है कि मौका पड़ेगा तो और 2010 दिन बढ़ा देंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको कल भी बताए थे, विजयवाड़ा में 206 फीट का बी आर अम्बेडकर का प्रतिमा का अनावरण किया गया, सबसे ऊंची प्रतिमा है, बताया था ना। तो वही है, ये कौन है? जगन मोहन रेड्डी, वहीं के कौन है? मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। तो जगन मोहन रेड्डी के द्वारा ये सारा चीज किया जा रहा है। बिल्कुल भी समझते चलिएगा, यहाँ से सब जो भी बात बता रहे हैं सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इन सब चीजों को समझते चलिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। जातिगत जनगणना का पहला चरण 19 जनवरी से 10 दिन के लिए निर्धारित किया गया है। तो समझ गए जनगणना का इतिहास। तो जनगणना क्या है? संसूची की चीज है, आर्टिकल 246 में, ठीक है। पहले जनगणना आयोग कौन थे? तो जेई प्लेडेन थे, ठीक है। तो प्लेडेन को भी याद रखेगा, हर 10 साल में किया जाता है। अभी नहीं किया गया है, 2011 में किया गया था, 21 में करना था, बट 21 में नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया भैया? क्योंकि कुछ सरकार बोला है कि कुछ विपत्ति, कोरोना आ गया था, उसको लेकर के, और फिर आपका इलेक्शन है तो डिले चल रहा है, ठीक है। तो देखिए, प्रत्येक जनगणना के बाद ना आपका परिसीमन होता है। परिसीमन आयोग हम लोग पढ़ते हैं ना कि अब तक कितना बार परिसीमन हुआ है, 52 में हुआ था। तो परिसीमन होता है, परिसीमन के बाद ही आपका कोई भी लोकसभा या राज्यसभा क्षेत्र का जो है आपका निर्धारित भी किया जाता है, ठीक है। तो जनगणना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो 1881 से कहानी समझिएगा और लास्ट में पहुंचा दीजिएगा, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश जातिगत जनगणना करती है। आंध्र प्रदेश ना भाषा आधारित, और सब देश जो दक्षिण का देश है ना, वो सब बहुत आगे वाला देश है, सब हल्के पे नहीं लीजिए लोग को, ठीक है। अब आइए सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, एसएसबी के 60वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो एसएसबी को बिल्कुल भी अभी जानते चलिए। क्यों जानते चलिए? कि देखिए, अभी कल का परसों का न्यूज है, एसएसबी का जो है ना, एसएसबी का नए महानिदेशक भी नियुक्त किए गए, ठीक है, दलजीत सिंह को, ठीक है। तो इसको भी तो याद ही रखिएगा। और इसका स्थापना दिवस आपका असम के तेजपुर में मनाया जा रहा है। हमारे कौन गए थे? अमित शाह जी गए थे, गृह मंत्री हैं। जितने भी अर्धसैनिक बल है, ठीक है, यानी सशस्त्र बल, जितने भी सशस्त्र बल आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारा चीज किसके अंतर आता है? गृह मंत्रालय के तहत आता है, ठीक है। और सेना जो आता है वो आपका रक्षा मंत्रालय, यानी आपका सेना की तरफ से आता है। तो अर्धसैनिक बल जो भी है वो किसके अंदर आता है? गृह मंत्रालय के तहत आता है। इसी वजह से अगर इस तरह का कोई भी आपका सीआईएसएफ का हो, एसएसबी का हो, भी बताता है, इस सबका कोई भी आयोजन हो, स्थापना दिवस हो, तो कौन पहुंचेंगे? गृह मंत्री ही हमेशा पहुंचेंगे। ये बात तो बिल्कुल भी याद ही रखिएगा, पहली बात, ठीक है। अब देखिए, ये जो है ना, ये इसका कहां पे हो रहा था? असम में हो रहा था। क्यों हो रहा था भाई? ये जो एसएसबी है ना, देखिए 1962 में, देखिए 1962 में ना चीन और भारत का युद्ध हुआ था, जानते हैं ना। 1954 में पंचशील समझौता हुआ था चाइना के साथ, और चाइना हम लोग के साथ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिए प्रधानमंत्री जी नेहरू जी, और इसके साथ विश्वासघात किया, और 1962 में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और इस युद्ध में हम लोग हार गए। नेहरू इसी सदमा में मरिए गया, ठीक है ना। और फाइनली इसके बाद हम लोग जो नेपाल हो या भूटान हो या पाकिस्तान हो, बॉर्डर को सेव करने के लिए हम लोग जो है अर्धसैनिक बल का स्थापना किए थे। तो इसी क्रम में आपका एक ये बल का स्थापना हुआ था, एसएसबी का। बिल्कुल भी समझ गया, कट टू कट 1962 में स्थापना। तो उस टाइम जो है ना, विशेष सेवा करके इसका जो है नाम से इसका स्थापना किया गया था। फिर इसका नाम आपका जो है चेंज भी हुआ, विशेष कल्याण सेवा, फिर नाम चेंज हुआ। फिर फाइनली 2003 में इसको क्या कर दिया? एसएसबी नाम दे दिया गया, एसएसबी नाम दे दिया गया, ठीक है। और इसका काम क्या है भाई? तो भूटान और नेपाल का जो सीमा है उसका रक्षा करने का काम एसएसबी का, ये अर्धसैनिक बल है। टोटल 6-7 अर्धसैनिक बल आता है, जिसमें से एक इसमें है। तो 6-7 पहले अर्धसैनिक कौन कौन बल है, पहले इसको जान लीजिए। सबसे पहले बीएसएफ को जानिए। बीएसएफ का स्थापना 1965 में, ठीक है, आपको बताए थे। 62 के बाद देख लीजिए। उसके बाद फिर कौन कहिए? सीआईएसएफ कहिए, सीआईएसएफ, ठीक है। जितने भी अभी संसद भवन का सुरक्षा सीआईएसएफ को दिया गया है, इसका 1969 में हुआ था। सीआरपीएफ कहिए, सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था भैया? तो 1939 में हुआ था, ठीक है, 1939 में हुआ था। एक आपका असम राइफल है जो सबसे पुराना है, 1835 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। और भी हुआ है, एनएसजी का भी स्थापना हुआ है 1986 में, ठीक है। तो ये सारा क्या है आपका? उसके बाद ये आपका एसएसबी तो बोल ही दिए हैं आपका 1963 में। एसएसबी का कब? 1963 में इसका स्थापना हुआ। ये सारा चीज, ये जितना भी बोला है, सब अर्धसैनिक बल है, ये सबको बिल्कुल भी याद रखेगा। बीएसएफ 1965, सीआईएसएफ 1969, सीआरपीएफ 1939, असम राइफल 1835, एनएसजी 1986, एसएसबी 1963, ठीक है। तो ये सब ज्यादातर चीन के युद्ध के बाद हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, क्योंकि हार गए थे। हारने के बाद कोई भी इंसान को बहुत बड़ा सदमा लगता है, ठीक है ना। अब देखिए, अभी हम लोग सुपर पावर बन रहे हैं, अभी आए ना, फिर बताता है, ठीक है। तो कहां थे? तो इसी वजह से जो है ना, इसका स्थापना किया गया। और ये सक्रिय आपका रहता है भूटान और नेपाल के बीच, तो असम में ही हो रहा था, तो वहीं पे गए थे गृह मंत्री जी हम लोग के। और 60वां, ये बता क्यों रहे हैं 60वें स्थापना दिवस यूनिट डिजिट में है, तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और
गृह मंत्री जी बहुत बड़ा घोषणा भी किए, जानते क्या बोले हैं? ये बोले हैं कि 3 साल के भीतर जितने भी नक्सलवाद है सारे चीज को खत्म करना है, और इस सब में जो है ना जितने भी अर्धसैनिक बल है इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। वो आपका सीआरपीएफ का हो या फिर आपका एसएसबी का हो, बहुत ज्यादा रोल रहता है ये सब घुसपैठ घुसपैठ को खत्म करने के लिए। तो इसी वजह से हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये तो पहली बात हो गया। दूसरी बात क्या है कि अभी जो है ना इसका नया जो है आपका महानिदेशक बनाया गया है, एसएसबी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी को, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिएगा, ये दलजीत सिंह चौधरी है, इसको बनाया गया है नया महानिदेशक। तो ये हम लोग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी काल पूछता तो नहीं है मगर कभी काल पूछ दे, समझे, तो थोड़ा सा याद रखता है हम लोग, है ना। तो ये आपको कहाँ गए हैं, तो यहीं पे आपका हो रहा था, क्या कहिएगा, 60वां स्थापना दिवस, ठीक है। तो यही है आपका एनिवर्सरी हो रहा था, ये एनिवर्सरी में का ये आपका गृह मंत्री। तो अर्धसैनिक बल जो भी है वो किसके अंतर्गत आता है, गृह मंत्री के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल भी आपको समझते चल रहा है। और इसके कौन बने हैं नए महानिदेशक, तो दलजीत सिंह चौधरी बने हैं, ठीक है ना। तो दलजीत सिंह चौधरी को आईपीएस है, ठीक है ना, आईपीएस ऑफिसर है, और इसी को बनाया गया है आपका ये एसएसबी। तो समझ गए ना, सशस्त्र सीमा बल होता है। तो 1963 में इसका स्थापना हुआ था विशेष सेवा बल करके, फिर बाकी बाद से आगे 2003 में जाके इसका नाम एसएसबी पड़ा, और फाइनली अभी वो 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो कौन हो गए आईपीएस दलजीत सिंह इसके चौधरी जो है इसके नए महानिदेशक है। आगे बढ़ते हैं, सारा चीज हम आपको बता चुके हैं, जो भी चीज है क्लियर कर लीजिए। किस संस्था ने लोकेशन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्या है संजय को विकसित किया, ठीक है। तो देखिए लोकेशन इंटेलिजेंस, अभी जानते हैं ना आप, बहुत ज्यादा सड़क पर दुर्घटना हो रहा है, ठीक है, सरकार इस पे बहुत ज्यादा चिंतित है। तो इसी को लेकर के ना संजय नाम का एक आपका जो है लोकेशन क्या है, आपका लोकेशन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है संजय, ठीक है। इसी को बनाया है और इसको लॉन्च भी कर दिया गया हरियाणा के द्वारा, ठीक है। तो इसको जो बनाया है ना, इसको बनाया आईआईटी मद्रास आपका, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त आपका वाले क्वेश्चन है, आपको जो भी घटना होगा ना सारी चीज का ये सूचना देगा, ठीक है। सबसे पहली बात है आपको स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, फिर आपका पुलिस स्टेशन हो, इतने चीजों में डिवीजन करेगा कि कौन एरिया किसके तरफ आता है, ठीक है। सारा चीज, आप वहां पे हॉस्पिटल हो या फिर कोई पुलिस आपका सुरक्षा अधिकारी हो या फिर किसी तरह का जो रख रखाव करता है किसके रोड वोड का, ठीक है, तो उसको ये सारा चीज का सूचना करेगा। ये आपका लोकेशन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको विकसित किया गया और इसको लॉन्च भी कर दिया गया, ठीक है। तो एनएचआई है ना, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी है ना, बोलते हैं इंडिया, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1988 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के तहत जितने भी अंदर काम करते हैं जो भी रख रखाव के लिए या सड़क के लिए, तो उसको ये सारा इंफॉर्मेशन देने के लिए ये काम किया जा रहा है, ठीक है। हरियाणा में इसको लागू भी कर दिया गया है और आईआईटी मद्रास के द्वारा ये आपका किया गया है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास के सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर रोड सेफ्टी ने गुरुवार से इस नए प्लेटफॉर्म को शुरुआत हरियाणा से किया है, ठीक है। तो आईआईटी का जो है एक आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर रोड सेफ्टी है, उसी के द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम क्या रखा है, संजय रखा गया है, ठीक है। संजय कहा जाता है कि महाभारत से लिया गया है, ठीक है। उसका जो कोई कथा होता था उसी कथा में इसको जो है संजय को याद किया जाता है। तो आईआईटी मद्रास याद रखना है आपको। क्या कहिएगा, ये एक तरह से रोड सेफ्टी के लिए है। अरे बता नहीं रहते आपको भैया कि कितना लगभग 2 लाख के करीब लोग का जो है प्रत्येक साल जो है आदमी घायल होता है, और एक लगभग 1,60,000 के करीब प्रत्येक वर्ष आदमी का मृत्यु होता है रोड एक्सीडेंट में, ठीक है। तो ये सारी चीज को सड़क सुरक्षा को लेकर के आपका ये लोकेशन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म संजय का क्या किया गया है, विकसित किया गया। किसके द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेता है खास की संस्था द्वारा किसके द्वारा क्या विकसित किया गया नहीं किया गया। बहुत एग्जाम का अगर क्वेश्चन बैंक मारते होंगे तो आप लोग को पता होगा। चलते हैं आगे, सिलिम। ये क्या है, सिलिम यानी स्मार्ट, क्या बोलते हैं इसको भैया, है ना, सही तो बोल रहे हैं, सिलिम है ना, सिलिम। अच्छा बताते हैं, सिलिम मिशन की सफल लैंडिंग के साथ चंद्रमा के सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश कौन बन गया है। तो सिलिम का सफल लैंडिंग हो गया है। और क्या हुआ है, सॉफ्ट लैंडिंग होता है। लैंडिंग 2 प्रकार का होता है, एगो क्रैश लैंडिंग, एगो सॉफ्ट लैंडिंग। ये हो गया सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है, और ये हो गया क्रैश लैंडिंग। हम लोग चंद्रयान जब हम लोग का पहला गया था 2008 में, तो हम लोग क्रैश लैंडिंग किए थे। क्रैश लैंडिंग मतलब क्या है कि कोई भी जाके टकरा जाना, ठीक है, टकरा करके वहां पे जो भी चीज मिला उस चीज को पता कर लिए कि हाँ भाई ये है। तो 2008 में जो हम लोग किए थे, जब पानी का पता चला था, चंद्रयान पहला जो गया था, तो क्रैश लैंडिंग किए थे। अब क्या चला है, सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले ये 5वां देश बन गए, ठीक है। तो सॉफ्ट लैंडिंग में कौन कौन आ गया, सबसे पहले क्या कहिएगा, अमेरिका तो सब में रहता ही है, अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, भारत है चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर में सॉफ्ट लैंडिंग। तो इसका एक मिशन किया गया था सिलिम। ये कब किया गया था, 28 तारीख को किया गया था, यानी कब, 28 अगस्त 2023 को किया गया था, और कल जाके फाइनली ये आपका पहुंच गया है, ठीक है, पहुंच गया है। तो ये 2-3 चीज है इसमें, अभी सारा चीज आपको बताते हैं, इंपॉर्टेंट चीज जो आप नोटिस नहीं करते, ठीक है। ये सबसे पहली बात है ना, पिन पॉइंट लैंडिंग किया है, ये पिन पॉइंट लैंडिंग किया है। सॉफ्ट लैंडिंग तो किया ही है, पिन पॉइंट लैंडिंग किया है। और ये क्या किया है ना, चंद्रमा के बीचों बीच उतरा है, ठीक है। और बीचों बीच उतरने का मतलब क्या है कि मतलब इक्वेटर, विषुवत रेखा पे उतरा है। कहा जाता है
कि इस चंद्रमा पे कभी ज्वालामुखी फटा था और उसका निर्माण हुआ था, उसी चीज का ये जासूसी करने के लिए इसको स्नाइपर भी कहा जाता है, ठीक है, कि जापान का स्नाइपर मून मिशन था, ठीक है। तो यही है आपका, ठीक है, बीचों बीच उतरा है, ठीक है, विषुवत रेखा पे उतरा है, ठीक है ना, वहां पे किया है। और ये पिन पॉइंट लैंडिंग का मतलब क्या होता है कि आप को जहां उतरना है वहां उतरेंगे। जैसे अभी हम लोग लैंडिंग किए थे, हम लोग पहुंचे थे ना 23 अगस्त को, तो हम लोग क्या कि पहले देखेंगे चंद्रमा के सतह पर कहां पे लैंडिंग करने के लायक है, जहां पे होगा वहीं पे करेंगे। तो हम लोग दक्षिणी ध्रुव पर उतरे थे, पहली बार पहुंचने वाले भी हो गए दक्षिणी ध्रुव पर, वहां पे जाके अपना जो अपना है लैंडर है देखेगा कि कहां पे उतरने के लायक है नहीं है, फिर जाके उतरेंगे। ये हुआ आपका आराम से लैंडिंग। और ये पिन पॉइंट लैंडिंग के हमको जहां उतरना है वहां उतरेंगे, तो पिन पॉइंट लैंडिंग था इसका। मगर इसका किस्मत है खराब, चाइना वाला बहुत खिंचाई कर रहा है कि तुम सब गड़बड़ हो गया है। उसका जो है ना, जो एनर्जी देगा, जो अब देखिए आपका ये लैंडर है, लैंडर से रोवर निकलेगा, ठीक है। तो लैंडर का जो सोलर जो इसका पैनल है ना, ये काम ही नहीं कर रहा है। जब ये काम नहीं करेगा, एनर्जी नहीं लेगा, तो चलेगा कैसे, ठीक है। तो इसका ये शायद सफल नहीं होगा। पहुंच तो गया है मगर जो काम के लिए गया है वो काम बराबर कर नहीं पाएगा, ठीक है। कहां पे थे हम सब भुला गए, ठीक है ना। तो तो इसके साथ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। चाइना ऐसे भी इसका ना खींचता रहता है, ये बात समझ जाइए। हाँ, कहाँ थे हम, क्या बता रहे थे, हाँ। तो क्या हुआ है कि ये लोग पिन पॉइंट लैंडिंग किया है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग किया है, चंद्रमा के बीचों बीच उतरा है, ठीक है। हम लोग दक्षिणी ध्रुव पे उतरे थे, ठीक है, और पहुंचने वाले 5वां देश बन गया है। सॉफ्ट लैंडिंग तो किया ही किया है, ये तो जान गए। तो सिलिम का मतलब क्या होता है, सिलिम को थोड़ा सा जान लीजिए। स्मार्ट लैंडर क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिंग मून होता है सिलिम। इसका जो हम लोग का जैसे लैंडर का नाम था ना, लैंडर का नाम अपना था ना विक्रम, तो उसी तरह से इसका जो है लैंडर का नाम सिलिम रखा गया है। स्मार्ट लैंडिंग इन्वेस्टिगेशन मून नाम रखा गया है। ये स्नाइपर तरह से भी कहा जाता है कि जासूसी करेगा, और बीचों बीच उतरा है, और ऐसा करने वाला जापान 5वां देश बन गया है। और पिन पॉइंट लैंडिंग था इसका, ये सारा चीज था। और फाइनली इसका जो है सोलर सिस्टम काम नहीं करने की वजह से चाइना इसका खिंचाई कर रहा है। अब चाइना भी एक मून मिशन करने जा रहा है, जिसके बारे में अभी आपको हम बताना चाह रहे हैं। वही मेन आपका इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। देखिए आपको हम दिखाते हैं, ये जो है ना, इसका ये काम नहीं कर रहा है। अभी चाइना वाला बोल रहा है कि इसका ये काम नहीं कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन के लिए गया, जब ये काम नहीं करेगा, इससे इसका लिए लैंडर है जिसका नाम सिलिम रखा है, यहाँ से इसका रोवर निकलेगा, ठीक है ना। अब ये काम ही नहीं करेगा तो फिर कुछ एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो शायद इसका सक्सेस नहीं है। पहुंच तो गया है बट ये सक्सेस नहीं है, क्योंकि जब लॉन्च कर रहा था लोग 25 तारीख अगस्त को 2023 को करने वाला था। शुरू से ही लोग के साथ ये सब गड़बड़ी चल रहा है। तो करते करते फाइनली ये लोग क्या किया है, 28 अगस्त को लॉन्च किया है और अभी जाके पहुंचा है, ठीक है। तो ये लोग का जितने भी देश मिशन किया है, सारे देश से ये लोग का अलग था। सबसे पहले पिन पॉइंट लैंडिंग था, ठीक है, स्नाइपर था कि जहां मन होगा वहां उतरेंगे, इक्वेटर पे उतरा है, ठीक है, जिसके बारे में पता करना था, ठीक है, जासूसी करने वाला, ये सारा चीज इसका अलग था। बहुत छोटा सा था, मगर ये लोग के साथ थोड़ा सा क्या हो गया है, गड़बड़ी हो गया है। चलिए अभी यहाँ पे कुछ बताना आपको। जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पिन पॉइंट लैंडिंग था। पिन पॉइंट लैंडिंग समझ गए कि जहां पे उतरना है, पिन पॉइंट लैंडिंग बिल्कुल भी। सॉफ्ट लैंडिंग तो जानते ही है, क्रैश लैंडिंग आके उतर गया। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब देख सुन करके पहले देखेंगे कहां उतरने के लायक है, फिर अपना गाड़ी लेके उतरेंगे, फिर वहां से अपना रोवर निकलेगा, तो वही है सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। अब पिन पॉइंट लैंडिंग जहां मन होगा, सॉफ्ट लैंडिंग के साथ साथ पिन पॉइंट होता है कि जहां मन होगा वहां उतरेंगे, ठीक है। तो ये लोग कहां पे, बीचों बीच उतरा है, ठीक है। 5वां देश बन गया है जक्सा, यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी होता है, ठीक है। जक्सा ने लैंडर का नाम सिलिम यानी स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिगेशन मून, इसका कुल खर्च कितना है देखिए। इसका सबसे बड़ी बात क्या है ना कि देखिए अपना देश के बारे में ना, सही में अपना इसरो के बारे में बहुत गर्व का होता है, अच्छा लगता है सुन के कि नहीं हमारा देश ऐसा कर सकता है, हमारा ही देश है जो ऐसा कर सकता है। 1021 मिलियन इसका खर्चा हुआ है, और हम लोग का कितना किए थे भाई, 600 करोड़ किए थे, बस इतने ही में हम लोग पहुंच गए। लोग 1021 मिलियन खर्चा किया है, और कहां पे, वो भी लोग का सही बराबर नहीं है, समझ जाइए। हम लोग इतना कम रुपया में इतना रुपया ज्यादा खर्चा किया, और जितने भी लोग मून मिशन किए सबका बहुत ज्यादा खर्चा, बट हम लोग का 600 करोड़। अब समझ जाइए डॉलर। इसरो और जक्सा मिलकर, देखिए अभी इसरो और जक्सा मिलकर 2026-27 में एक लोग मून मिशन करने वाले हैं जिसका नाम है लुपेक्स। इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा क्योंकि चर्चा में है, तो ये भी पूछ देगा। लुपेक्स का मतलब क्या होता है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन होता है, ठीक है। ये करने वाले हैं कब, हम लोग 26-27 में करने वाले हैं। अगर कोई पूछे कि ये जो जापान जो ये आपका मून मिशन किया, इसमें भारत का सहयोग है, भारत साथ में है, तो नहीं है। हम लोग कब करने वाले हैं, लुपेक्स करेंगे, 2026-27 में लॉन्च करेगा जापान के साथ। अपना लैंडर जाएगा हम लोग का, ठीक है, इसरो का होगा, ठीक है। वो मिशन क्या होगा, लुपेक्स नाम रखा गया, जिसका क्या होता है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन होता है, ठीक है। अब देखिए एगो नया बात आपको बताते हैं हम, ठीक है। चांगई 6 मिशन, चांगई 6 मिशन कौन करने वाला है, 2 मिशन तो याद रखिएगा, चांगई 6 मिशन और एक आपका आर्टेमिस मिशन। तो आर्टेमिस मिशन आपका नासा करेगा, वो तो करने वाला था, अभी आप बोला है कि आप नहीं करेंगे क्योंकि वो मिशन था उसका गड़बड़ी हो गया है, तो वो मिशन अब गड़बड़ी के चक्कर में वो लोग डर गया है। तो अब लोग क्या किया है, बोला कि नहीं अब नहीं करेंगे, अब हम लोग 26 में करेंगे, ठीक है। तो आर्टेमिस मिशन है वो। और ये चांगई मिशन किसका है, ये चीन का है,
सबसे पहले ये जानिएगा, 2023 में अक्टूबर में घोषणा किया था कि 2024 में हम लोग लॉन्च करेंगे। किसको करेंगे? चांगी मिशन में। और ये मिशन में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का जो पड़ोसी देश है, जो हम लोग को देख के जलता रहता है, ठीक है, होता जाता कुछ तो नहीं है, फकीरी में उतर गया है। और फाइनली ये लोग जो है फकीरी के चक्कर में अभी भारत के साथ, यानी हम लोग के साथ, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं? टक्कर लेने जा रहा है। चाइना के साथ समझौता किया है। चांगी 6 जो है आपको बताया है, जो चांगी, जो चाइना का जो है मिशन है, चांगी 6 है, ठीक है। इस मिशन को वो जो कर रहा है चाइना 2000 अभी करने ही वाला है, ये लोग अभी जाएगा, ठीक है, अभी आपका चर्चा में चल रहा है। तो चांगी में जो मिशन करेगा उसमें से जो है पाकिस्तान का एक मतलब छोटा सा क्यूब सैटेलाइट लेके जाएगा, ठीक है, जो चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन करेगा, ठीक है। चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन करने के लिए किसके? पाकिस्तान का एक छोटा सा क्यूब सैटेलाइट है, ठीक है, क्यूब सैटेलाइट लेके तो जाएगा, औरों का, इटली का लेके जाएगा, फ्रांस का लेके जाएगा, यूरोपियन यूनियन का जो है उसका भी लेके जाएगा। उसके साथ साथ चाइना इसमें पाकिस्तान का भी भागीदारी है। जानते हैं ना, पाकिस्तान और चाइना अभी भाई भाई हो रहा है, ठीक है, अपना वो वाला क्षेत्र जो देने की बात कहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये मिशन करने वाला है कौन? चीन जो है, चीन का उंगली पकड़ के जाने वाला है आपका कौन? पाकिस्तान। कहां पे? चंद्रमा पे। जब से हम लोग को देखा है 2023 के बाद ये लोग को बर्दाश्त हो नहीं रहा है, तो ये लोग जाने वाला है चांगी मिशन चाइना का, और उसके साथ जाएगा कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान का क्या जाएगा? तो एक छोटा सा सैटेलाइट जाएगा जिसको क्यूब सैटेलाइट कहता है। उसका काम क्या है? चंद्रमा पर जो वहां का वातावरण है, वहां के जलवायु है ना, जलवायु, चंद्रमा का जलवायु का अध्ययन करेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, किसका? चांगी 6। तो चांगी 6 मिशन में किसका कहेगा कि किसके सहयोग से चाइना कर रहा है? तो क्या कहिएगा? पाकिस्तान है उसमें, ठीक है, पाकिस्तान के सहयोग से कर रहा है। और पाकिस्तान वाला चाह रहा है कि हम लोग को अभी जो है अब क्या हो, अंतरिक्ष में अपना एक कोई काम करे। तो किसके साथ करे भाई? अकेले तो है नहीं, पैसा तो है नहीं, पैसा होगा जब भी तो। और हम लोग से तो देख के जलता ही रहता है, कुछ तो होने जाने वाला है नहीं लोग से, तो अब हम लोग के साथ हम लोग तो देंगे नहीं। तो फाइनली चाइना का हाथ पकड़ा है और बोला कि भाई चलो, तुम जो मिशन कर रहे हो इस मिशन में हम लोग को साथ में लेकर चलो। तो इसके साथ अभी जा रहा है कौन? जा रहा है भैया, चांगी 6 मिशन के साथ पाकिस्तान जा रहा है। ये फ्रांस और इटली का भी कुछ सैटेलाइट लेके जाएगा, ठीक है, मगर ये पाकिस्तान के साथ ज्यादा इसका सहयोग है, ये आपका भी आपका चर्चा में बना हुआ है। तो ये 2-3 मिशन याद रखेगा। कौन सा याद रखेगा? एक आर्टेमिस मिशन कब करेगा? नासा जो है आगे बढ़ा दिया है, 2026 के लिए कर दिया। चांगी 6 मिशन कब करेगा? तो चाइना अभी 2024 में, ये मून मिशन है चीन का मून मिशन है, 2024 में करेगा, ठीक है। इंपोर्टेंट है भैया, इंपोर्टेंट है तो एकदम बिल्कुल भी ये बात तो समझते चलना है आपको, ठीक है ना। चांगी 6 मिशन कौन करेगा? तो क्या कहिएगा? चीन करेगा। किसके साथ? कौन इसके साथ है? तो पाकिस्तान इसके साथ है, ठीक है। लूना हम लोग लूपेक्स करेंगे जापान के साथ, ठीक है। आर्टेमिस मिशन मून मिशन है, किसके साथ है? तो क्या कहिएगा? तो अमेरिका का, मतलब नासा का है। और सबसे पहले मानव हम लोग पढ़ते ना, चंद्रमा में नील आर्मस्ट्रांग किया था 1969 में, तो कौन सबसे पहले कौन? अमेरिका ही तो भेजा था, ठीक है। तो अमेरिका का वो उसका अपोलो याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बार पूछ लेता है। तो वो मिशन 1969 में सबसे पहले कौन गए थे भैया? तो क्या कहिएगा? नील आर्मस्ट्रांग गए थे, ठीक है ना। चले, तो मेरे हिसाब से सब कुछ हम आपको बता दिए हैं। पिन पॉइंट लैंडिंग समझ गए, सॉफ्ट लैंडिंग समझ गए। अपना चंद्रयान के बारे में थोड़ा बता देते हैं, फिर से थोड़ा सा शुरू हुआ है, बोलते हैं तो एक फीलिंग आता है, ठीक है ना, अपना देश की बात होता है तो। चलो, तो अभी आपको क्या बता रहे थे? चंद्रमा हम लोग का कब गया था? 14 जुलाई 2023 को भेजे थे और 23 अगस्त को पहुंचे थे, और 23 अगस्त को ही हम लोग अंतरिक्ष दिवस मनाने का घोषणा भी की है कि नहीं है? ठीक है। किससे लेके गए थे भाई? तो LVM Mark 3 से लेके गए थे, इसको बिल्कुल भी याद रखेगा। M3 M4 से लेके गए थे, ठीक है, जिसको बाहुबली नाम कहते हैं, ठीक है, बाहुबली नाम दिया गया है कि नहीं है? 23 अगस्त को पहुंचे थे। लैंडर और क्या था? क्या कहिएगा? लैंडर और रोवर था। लैंडर में सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला देश, और चंद्रमा पर पहुंचने वाले चौथा देश हम लोग थे, ठीक है। अब 5वां तो जापान हो ही गया है, ठीक है। तो ये सारा चीज है। अपना चंद्रयान हम लोग 3 सीरीज किए हैं, तो क्या कहिएगा? पहला चंद्रयान 2008 में किए थे, दूसरा 2019 में किए थे, और तीसरा हम लोग 2023 में किए, और हम लोग सफल भी हो गए, ठीक है। तो ये सारा चीज है। फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत समय लग जाता है, आप लोग को ज्यादा लंबा वीडियो देखना ही नहीं चाहते आप लोग, देखिएगा तो हम आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को बताएंगे। तो ये बिल्कुल भी हम लोग का आज का इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। फिर आगे जो भी क्वेश्चन होता है फिर हम लोग बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।